आपने देखा होगा कि जहाँ भी 3-4 लोग मिल के बिजनेस करते हैं वहाँ डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इस तरह के बिजनेस में ये नॉर्मल चीज़ है। पर ऐसे में आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, जिससे कि डिस्प्यूट सॉल्व करने में आपको आसानी हो। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के हर तरह के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं पार्टनरशिप डीड में। पहला होता है कि ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर आर डॉक्यूमेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टनर के लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद होता है फर्म का नाम रहता है उसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस रहते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कितने समय के लिए बनाई गई है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल एक पार्टनर लगा रहा है, कितना पैसा वो निकाल सकता है। ड्राइंग्स, द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स पे और कैपिटल पे आपको कितना इंटरेस्ट होगा। राइट्स ऑफ पार्टनर यानी इसके अधिकार। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर का अर्थ है कि मतलब आप एक पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी। मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर एक डीड बना रहता है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने में आपको आसानी होती है। एक पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन प्रूव होती है कि वो फर्म एग्जिस्ट कर रही है और वो एक लीगल फर्म है। अगला है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। मतलब अगर आपने बिजनेस फर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके आपके क्या परिणाम होंगे। पहला है कि फर्म कैन नॉट फाइल अ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। तो आपका बिजनेस फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस नहीं फाइल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लाइंट ने आपकी फर्म को पैसा नहीं चुकाया तो आप उसके लिए केस नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट, क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। लॉ की नज़र में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। सेकंड पॉइंट है एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ पार्टनर फॉर एनी रीजन। मतलब आपके फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं दाखिल कर पाएगी कोर्ट में मिसमैनेजमेंट या चोरी के इल्ज़ाम में। थर्ड पॉइंट है कि अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट वन ऑफ द अदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो अब है टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने तरह के होते हैं अब हम ये देखेंगे। पहला होता है एक्टिव पार्टनर, जो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और कैपिटल भी लगाता है और उसके अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स के प्रति। तो अगला है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं कि वो कैपिटल नहीं लगाएगा, वो कैपिटल लगाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट के वर्क्स में। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। मतलब नाम से ही पता चल रहा है उसके कि उसकी आइडेंटिटी अननोन है आउटसाइडर्स को, लेकिन वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। ये एक ऐसा पार्टनर है जो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करता है, ना तो पार्ट करता है मैनेजमेंट में, डे टू डे एक्टिविटी से पार्ट नहीं लेता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी जनरली नहीं शेयर करता है, लेकिन अपना नाम यूज़ करने देता है फर्म को क्योंकि इसकी गुडविल अच्छी होती है, इसके नाम से ही बिजनेस चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई एक्टर किसी कंपनी में काम नहीं करता है बट वो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करता है तो वो अपना नाम अलाउ करता है फर्म को कि वो उनका नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है।
अगला टॉपिक है पार्टनर बाय स्टॉपेल। एक ऐसा पार्टनर जो अपने बिहेवियर से या इम्प्रेशन से ऐसा शो करता है कि वो किसी फर्म का पार्टनर है, तो उसे पार्टनर बाय स्टॉपेल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, ए और बी। ये दोनों पार्टनर हैं और उनका एक फ्रेंड भी है, सी। तो उनके साथ वो मीटिंग में जाता है, डी के साथ मीटिंग करने जाते हैं सब। तो ए और बी जो है वो पार्टनर होते हैं, सी उसका फ्रेंड होता है जो कि पार्टनर नहीं होता है। तो डी को ऐसा लगता है कि ए और बी के साथ आया है तो उसका पार्टनर होगा, लेकिन वो उसका पार्टनर नहीं होता है। डी को इसलिए लगता है कि वो उसका पार्टनर है क्योंकि वो ऐसा बिहेवियर करता है, ए और बी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में। तो डी को लगता है कि वो उसका पार्टनर है। ये हो गया पार्टनर बाय स्टॉपेल। ऐसा पार्टनर ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता है। बट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि उसने ऐसा इंप्रेशन दिया है थर्ड पार्टी के सामने कि वो एक पार्टनर है। अगला है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो एक ऐसा पार्टनर जो कि बिजनेस का पार्टनर नहीं, बट उसे पार्टनर बताया जा रहा है और ये बात वो जानते हुए भी उसके उसके लिए डिनाई नहीं करता है। तो हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेम एग्जांपल यूज करते हैं, ए बी सी वाला। ए बी पार्टनर्स हैं, सी पार्टनर नहीं है। तो मीटिंग के लिए जाते हैं डी के साथ। यहाँ सी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर भी ए और बी उसको बताते हैं कि वो पार्टनर है। तो डी को ऐसा और सी को ये मालूम होने के बाद भी वो डिनाई नहीं करता है, तो डी यही समझेगा कि ए और बी का पार्टनर सी है। बेसिकली वो अलाउ करता है अपना नाम यूज करना फर्म के लिए। ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना तो वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि उसे एज अ पार्टनर शो किया गया है। नेक्स्ट है माइनर एज पार्टनर। माइनर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 18 ईयर्स के एज को क्रॉस नहीं किया रहता है और उसे एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो फिर भी वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में। मतलब लॉस उसको बेयर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट में ही हिस्सेदारी होगी। यू कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉसेस। लॉस नहीं उसको बियर करना पड़ेगा, और उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा। एंड ही विल बी नॉट बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। अगर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द basis of duration. Partnership at will. This type of partnership exists as the will of partners. मतलब जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक ये ऐसी पार्टनरशिप चलती है। एग्जाम्पल दिया है, रिया, सुहाना एंड रीमा आर फैशन डिजाइनर्स who worked as partners for 15 years. Now Rima has planned to shift her base to Singapore. अब रीमा सिंगापुर जा रही है, तो सुहाना और रिया ने डिसाइड किया है कि ये पार्टनरशिप हम एंड करेंगे और ऐसा इंडिविजुअल वर्क करेंगे। अगला है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस तरह की पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए बनाई जाती है, और वो प्रोजेक्ट होने के बाद इस पार्टनरशिप का एंड हो जाता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी के आधार पर कितने तरह के पार्टनरशिप होते हैं। तो पहला है जनरल पार्टनरशिप। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनरशिप इफेक्ट होती है डेथ या लुनेसी या इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप। इस तरह के पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। मतलब एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और बाकी सभी की लिमिटेड रहेगी। इस तरह की पार्टनरशिप में फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है, और कंटिन्यूटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, लुनेसी। मतलब कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होती है बिजनेस की,